हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन चाचा के द्वारा की गई कारस्तानियों के बारे में। बोले तो इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में, कहां से आई ये इक्वेशन और कैसे आया न्यूटन चाचा के दिमाग में इनको बनाने का ख्याल, और ये सब हम जानेंगे कहानी के रूप में। तो वापस चलते हैं अपने छपरी की कहानी पर। अब जैसा कि आप जानते हो, पिछले पार्ट से हमें ये तो पता लग गया था कि छपरी ने अपने छोटे भाई बहनों को मोशन चैप्टर से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट बड़े ही आसानी से समझा दिए। लेकिन इस बार छपरी के भाई और बहन ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब कहीं से भी सीधा तो था ना। उन्होंने छपरी से पूछा, भैया न्यूटन चाचा के दिमाग में ये मोशन की इक्वेशन कैसे आई? उन्होंने क्या सोचा, आखिर उनके दिमाग में ऐसा चल क्या रहा था? अब क्योंकि छपरी को इस सवाल का जवाब पता था, तो अपने छपरी ने कॉलर चढ़ाते हुए ये पूछा कि पहले ये बताओ, मजेदार कहानी के रूप में सुनोगे या बोरिंग लेक्चर के रूप में? और जैसा कि आप जानते हो, बच्चों को कहानियां बड़ी पसंद होती हैं, तो छपरी ने अपने मन से कहानी बनाई। लेकिन छपरी की कहानी सुनने से पहले कुछ जरूरी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, न्यूटन ने अपने जीवन में मैथ्स और फिजिक्स से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों पर काम किया था। जैसे कि 23 साल की उम्र में न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को 1666 में बना डाला, और उसके बाद 1686 में न्यूटन ने अपनी फेमस किताब यानी प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया में मोशन के तीनों नियमों को बहुत अच्छे से समझाया है। अब अगर आप न्यूटन के द्वारा किए गए कार्य के बारे में और जानना चाहते हो, तो आप प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया को पढ़ सकते हो। न्यूटन से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट जान लो, न्यूटन ने कभी भी शादी नहीं की। वैसे इसका कारण किसी भी किताब में मेंशन तो नहीं है, लेकिन अपने छपरी ने न्यूटन के शादी ना करने वाले कारण को न्यूटन के द्वारा दी गई मोशन की इक्वेशन से जोड़ दिया है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी कहानी को। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूटन वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने मोशन के नियम बनाए थे, और क्योंकि ये बात मैं कह रहा हूँ तो हो सकता है आप इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन देखिए हिंदुस्तानी सोच की क्या विडंबना है। अगर यही बात कोई विदेशी कह दे तो ज्यादातर लोग तुरंत यकीन कर लेंगे, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर यकीन करें, तो अपनी बात को साबित करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अमेरिकन जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च का एक रिसर्च पेपर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि न्यूटन से पहले मोशन के सूत्र यानी मोशन के नियम एक भारतीय ने 2000 साल पहले ही लिख दिए थे। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ऋषि कनद को मोशन के नियमों का क्रेडिट नहीं दिया जाता, बल्कि क्रेडिट न्यूटन के ही पास है। अगर आपको रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है तो ये रिसर्च पेपर आपके बड़ा काम आएगा। अब छपरी के भाई और बहन ने जब छपरी से ये पूछा कि भैया न्यूटन चचा ने आखिर ये मोशन की इक्वेशन कैसे बनाई, तो छपरी ने सोचा कि अगर मैं इन्हें सीधा सीधा मोशन की इक्वेशन ड्राइव करना सिखा दूं तो इनके कुछ भी पल्ले ना पड़ने वाला। क्यों ना मोशन की इक्वेशन को न्यूटन की शादी से जोड़ दें, और इस तरह से शुरुआत होती है मोशन की इक्वेशन के डेरिवेशन और न्यूटन की बारात की। तो चलो निकालते हैं न्यूटन की बारात। अब छपरी कहता है कि एक दिन न्यूटन अंकल अपनी साइकिल पर यू वेलोसिटी से जा रहे थे कि तभी उनकी नजर फ्यूचर में बनने वाली न्यूटन आंटी पर पड़ी, और छिड़ गए दिल के तार और बजने लगा सितार। अब न्यूटन अंकल ने पूरा जोर लगाकर साइकिल को एकदम एक्सेलरेट कर दिया। अब इससे पहले कि न्यूटन अंकल हाल चाल पूछकर अता पता एक्सचेंज करते, आंटी फटाफट एक बस में बैठकर निकल गई। अब भैया एक साइकिल तो बस का मुकाबला ना कर पाएगी, तो न्यूटन अंकल को हुआ बहुत दुख। अब न्यूटन अंकल ने सोचा कि अगली बार ऐसा ना हो, इसके लिए क्यों ना सारी कैलकुलेशन आज ही निपटा ली जाए, और वो पेन पेपर लेकर बैठ गए। अब उनका मकसद था ये कि किसी तरह से ऐसा कोई फॉर्मूला बनाया जाए जिससे ये पता लगे कि इस रफ्तार से चलते हुए या इस रेट से एक्सेलरेट करते हुए इतने समय में इतनी दूरी तय की जा सकती है। यानी अब न्यूटन अंकल ने ये सोचा क्यों ना वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम और डिस्टेंस के बीच में कोई रिलेशन बिठाया जाए, ताकि अगली बार जब ऐसा मौका मिले तो मौके पर चौका नहीं बल्कि छक्का लग जाए। तो न्यूटन अंकल ने अब बनाया ये नया ग्राफ, जिसमें उन्होंने पहले ये पता किया कि आखिर वो किस रफ्तार से जा रहे थे, जो कि इस ग्राफ में AO से दर्शाई गई है, यानी उनकी इनिशियल वेलोसिटी। अब जैसे ही चचा के दिल के तार बजे, उन्होंने साइकिल को एक्सेलरेट कर दिया। बोले तो रफ्तार में बदलाव ले आए, तो उनके द्वारा तय की गई पूरी जर्नी की जो एवरेज वेलोसिटी बनी
वो थी BC, जिसे हमने V सिंबल डिनोट किया है। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, यानी समय कितना लगा। तो जी इस ग्राफ के हिसाब से समय लगा OC, जिसे हमने T से रिप्रेजेंट किया है, और ये OC AD के बराबर है, क्योंकि AOCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो इस हिसाब से AD OC के बराबर होगा और AO DC के बराबर होगा। अब चचा ने सोचा कि क्योंकि उन्होंने साइकिल की रफ्तार बढ़ाई थी, यानी एक्सेलरेट किया था, तो ये एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो वेलोसिटी में बदलाव आया था वो आया था D से लेकर B तक, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया BD और टाइम हो गया AD, जिसे हम स्लोप ऑफ AB लाइन भी बोल सकते हैं। तो जी अब हमारा एक्सेलरेशन हो गया BD अपॉन AD, जिसमें AD की वैल्यू है T और BD अपने को पता नहीं, तो क्यों ना यहाँ से BD की वैल्यू निकाल ली जाए। तो अब अपना BD हो गया 80, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आप ये पाओगे कि BD की एक और वैल्यू है, और वो वैल्यू है कि अगर मैं BC में से AO माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो होगी BD की लंबाई। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि BC की वैल्यू है V और AO की वैल्यू है U, तो जैसे ही मैं दोनों वैल्यू इसके अंदर रखूंगा ये बन जाएगा BD इक्वल्स टू V माइनस U। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि एक तरफ तो BD आ रहा है V माइनस U और दूसरी तरफ BD आ रहा है 80, तो क्यों ना इन दोनों को आमने सामने रख दें और इन्हें शफल करके मिलती है मोशन की पहली इक्वेशन। अब न्यूटन चचा ने सोचा कि भाई ये तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो गया, लेकिन हमें तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी चाहिए, ताकि डिस्टेंस के हिसाब से वेलोसिटी को ऊपर नीचे करके सही समय पर सही जगह पर पहुंचा जा सके। अब न्यूटन चचा को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाला जाए तो वो डिस्टेंस दे देता है। तो चलो अब इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं। तो जी अब हमें एरिया निकालना है AOBC का, जो कि होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और अपना ट्राइंगल है ABD और रेक्टेंगल वाला हिस्सा है AOCD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है हाफ बेस इनटू हाइट, जिसमें ट्राइंगल का बेस यानी AD टाइम के बराबर है और ट्राइंगल की हाइट यानी BD उसकी वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, तो वही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो सारी वैल्यू रखकर हमें मिला हाफ इंटू T इंटू 80। अब बच गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अपनी लेंथ है OC और विड्थ है AO। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे सामने निकल के आया UT, क्योंकि OC की वैल्यू है टाइम और AO की वैल्यू है U। अब इस ग्राफ का एरिया हमें देगा डिस्टेंस, तो टोटल एरिया का मतलब हुआ डिस्टेंस। तो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ऊपर निकाल चुके हैं और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया था UT। इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलती है मोशन की दूसरी इक्वेशन। तो जी यहाँ से न्यूटन चचा ने कैलकुलेट किया कि अगर वो अपने एक्सेलरेशन में इतना बदलाव ले आते तो वो इतनी दूरी तय कर लेते जिससे उनकी हाई हेलो तो हो ही जाती। लेकिन न्यूटन चचा के दिमाग में एक और सवाल आया कि ये फिगर तो देखने में एक ट्रेपीजियम के जैसी लग रही है, क्यों ना ट्रेपीजियम का एरिया निकाल कर देखा जाए कि आखिर उससे क्या निकलता है, क्योंकि एरिया से तो डिस्टेंस निकलता है। तो क्या हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाने पर सेम फॉर्मूला मिलेगा? और अब न्यूटन चचा ने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दिया। तो जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 और अपना ट्रेपीजियम है AOCB, जिसकी पैरेलल साइड्स है AO और BC और इसकी हाइट है OC। तो एरिया के फॉर्मूले के हिसाब से पैरेलल साइड का सम यानी AO प्लस BC को हम मल्टीप्लाई करेंगे OC से और डिवाइड करेंगे 2 से। अब अगर इनकी वैल्यू रख दी जाए तो ये बनेगा U प्लस V इंटू T अपॉन 2, और जैसा कि आप जानते हो एरिया का मतलब डिस्टेंस होता है, तो S इक्वल्स टू U प्लस V इंटू T डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर न्यूटन चचा के दिमाग में आई है खुराफात। उन्होंने सोचा कि उनके पास वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन तो पहले से ही है और डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन भी आ चुका है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें वो डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन बना सकें, वो भी बिना टाइम के। यानी उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी तरीके से यहाँ से टाइम को हटा दिया जाए, और तभी उन्हें याद आया कि जो उन्होंने मोशन की पहली इक्वेशन बनाई थी वहाँ से ये जुगाड़ लगाया जा सकता है। अब न्यूटन चचा के द्वारा बनाई गई टाइम की इक्वेशन यानी V माइनस U बाई A, इसको उन्होंने टाइम की जगह पर रख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये A माइनस B और A प्लस B का फॉर्मूला बन गया, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर,
जिसमें A है हमारा V और B है हमारा U। तो अब हमारे पास आती है फाइनल इक्वेशन, यानी 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये है हमारी मोशन की तीसरी इक्वेशन। अब आता है सवाल कि आखिर आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो ये कैसे पहचानोगे कि किस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से देखो, इन तीनों इक्वेशन में टोटल 5 वेरिएबल हैं, लेकिन हर इक्वेशन में सिर्फ 4 वेरिएबल का ही इस्तेमाल हुआ है। आप कोई सी भी इक्वेशन उठा के देख लो, उसमें 4 ही वेरिएबल मिलेंगे आपको। तो अब आपको जो करना है वो ये कि 4 में से किन्हीं 3 वेरिएबल्स की वैल्यू पता करनी है। और अगर आपको मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अगर आप कहोगे तो मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो जी यहाँ पर खत्म होता है आपका मोशन चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।